अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद सोनकर जी से विनती करता हूं कि अपना वक्तव्य दें। सोनकर। सबसे पहले इस वर्चुअल संवाद में जुड़े हुए दादर नगर हवेली दमनदीप के सभी कार्यकर्ताओं को प्रयाग की धरती से सबको नमस्कार। अरब सागर की गोद में बसा ये दादर नगर हवेली एवं दमनदीप जो धूप रेत तथा समुद्र के संतुलित मिश्रण वाला एक प्रदेश है, जिसका बहुत ही सम्मोहनकारी इतिहास है। ऐसे प्रदेश के पहली कार्यकारिणी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का जो अवसर संगठन द्वारा जो मुझको दिया गया, मैं संगठन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मंच पर मंचासीन प्रदेश के अध्यक्ष भाई दीपेश भाई टंडेल जी को मैं बधाई देता हूं उनकी नियुक्ति पे, और आशा और विश्वास करता हूं कि संगठन ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, आपके नेतृत्व में संगठन लगातार कार्य करके नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में संगठन का निर्माण लगातार होता रहेगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम प्रदेश की कार्यकारिणी में उपस्थित कुशल संगठनकर्ता, संगठन के महामंत्री परम आदरणीय विवेक जी, और इस प्रदेश के प्रभारी भाई रघुनाथ कुलकर्णी जी, प्रदेश के महासचिव बासुभाई पटेल जी, दूसरे प्रदेश महासचिव जीतूभाई माधा जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सदन के साथी भाई लल्लूभाई पटेल जी, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए और नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो नया संगठन बना है, जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, मैं आप सभी को इस पहली कार्यकारिणी का मैं अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आपके नई नियुक्ति के लिए आपको बधाई भी देता हूं। साथ ही साथ संगठन ने जो आपसे अपेक्षा की है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अभी अपने उद्बोधन में कहा था कि हम सभी दायित्ववान कार्यकर्ता जिनको पद मिला है, वो केवल कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। हमको पद मिला है समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करने के लिए। जो हमारे संगठन की मूल भावना है, सरकार की नीतियों को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए और संगठन की अंतिम इकाई बूथ तक मजबूत करने के लिए आपको दायित्व मिला है। मुझको निश्चित रूप से भरोसा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन बूथ तक मजबूत होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों को, संदेशों को, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में यह संगठन बूथ तक मजबूत होगा। साथियों, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपने कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आपका प्रदेश छोटा है जरूर, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कोरोना पे आपने विजय प्राप्त की है,
आप बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इस पिछले 6 महीने की कोरोना की लड़ाई में संगठन के निर्देश पर समाज की, राष्ट्र की, मानव की सेवा आपने की है, निश्चित रूप से उसके लिए आप सभी कार्यकर्ता बंधु बधाई के पात्र हैं। साथियों, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दूंगा। आपका द्वीप 2 भागों में लंबे समय से बटा हुआ था, जिसके कारण प्रशासनिक दृष्टि से और संपूर्ण विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस संकट को, इस समस्या को समझा और उन्होंने देश के पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाके एक एक्ट पारित करने का काम किया, जिसके कारण अब यह प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, एक प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित है। इससे पूर्व इसके 2 सचिवालय होते थे, जिसके कारण भी आम जनमानस को, आम नागरिक को एक नहीं अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे पूरे द्वीप के विकास में कहीं ना कहीं एक संकट था। इस संकट का समाधान करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं दमन द्वीप के कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। दादर नगर हवेली दमन द्वीप का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। पूर्व काल में यह द्वीप व्यापार का प्रमुख केंद्र होता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय यहाँ पे महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे हुआ करते थे। उसकी महत्ता, उपयोगिता आज भी देश में वैसे ही बरकरार है। इस कोरोना संकट के कारण अगर पर्यटन के दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षति कर किसी प्रदेश की पहुंची है तो उन प्रदेशों में दादर नगर हवेली है। यहाँ का मौसम इतना सुहाना कि प्रदेश व देश नहीं विदेश के लोग भी वर्ष के साथ पूरा वर्ष यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं। लेकिन 6 महीने के इस कोरोना संकट ने निश्चित रूप से आपके प्रदेश की इकोनॉमी को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमको इस बात का विश्वास रखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जान है तो जहान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे जान बचा है वैसे जहान भी बचेगा। साथियों, कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक की जान को खतरा नहीं था। एक ऐसी महामारी है, न जात देखती है, न धर्म देखती है, न देश देखती है, न प्रदेश देखती है। जो इसके चपेट में आता है उसका जीवन संकट में पड़ता है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा गया है, चाहे 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की बात किया जाए, चाहे 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन की बात किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि के कारण आज अगर हम इस महामारी से बचे हुए हैं तो उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है। कुछ विपक्ष के साथी इस पे लगातार सवाल करते हैं, देश के इकोनॉमी को लेकर सवाल करते हैं। लेकिन साथियों, आप कल्पना करिए, जब दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्था हमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है, जिसमें स्वास्थ्य के जागरूकता हमारे लोगों से अपेक्षा कई गुना ज्यादा है, इस कोरोना महामारी के समय जिस तरह घुटने पे आ गए हैं और उसकी तुलना अगर आप
भारत से करेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से ये देखने और समझने को मिलेगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दूरदर्शी निर्णय के कारण यह देश कोरोना महामारी से कितना सुरक्षित रहा। आप कल्पना करिए कि जब कोरोना महामारी इस देश में शुरू होती है तो इस देश में एक भी कोरोना टेस्ट की लैब नहीं थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं देश में 1500 से ज्यादा कोरोना टेस्ट की लैब काम कर रही है, जिसकी वजह से हम अपने नागरिकों को बचाने में कामयाब हैं। जब कोरोना महामारी इस दुनिया में दस्तक दी, भारत में दस्तक दी, उस समय भारत के पास एक भी बेड नहीं था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,50,000 से ज्यादा कोरोना के लिए हमारे पास बेड अवेलेबल है। ये अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। साथियों, आज जिस समय कोरोना भारत में शुरुआत हुआ उस समय हमारे पास एक भी अस्पताल कोरोना को लेके नहीं था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी दूरदर्शी में, उनके मेहनत के कारण, उनके प्रयास के कारण आज देश में 2000 से ज्यादा अस्पताल कोविड के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर दिए गए हैं। उसी का परिणाम है साथियों, चाहे टेस्ट फैसिलिटी हो, चाहे अपने पास कोविड अस्पताल की क्षमता हो, इन्हीं सब के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट अगर कहीं है तो भारत में है। 77% से ज्यादा यह रिकवरी रेट इस बात का प्रमाण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने लॉकडाउन के समय हमने तैयारी की थी, उसी का परिणाम है कि यह रिकवरी रेट है। दुनिया में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट अगर कहीं है तो वो भारत में है, मात्र 1.81 मोर्टेलिटी रेट है। अगर इसका भी श्रेय किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक बार, एक नहीं अनेक मंचों से इस बात को दोहराया है कि हमारे लिए एक एक जान महत्वपूर्ण है, और हमको विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है, हम निश्चित रूप से कोरोना पे विजय भी प्राप्त करेंगे और वो दिन भी देखेंगे जब कोरोना पूरी तरह से भारत में समाप्त होगा। साथियों, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक तरफ लॉकडाउन के समय कोरोना की से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, वहीं देश में कोई गरीब, कोई भूखा न रह जाए, कोई किसान परेशान ना हो, कोई व्यापारी परेशान ना हो, देश का कोई व्यक्ति परेशान ना हो। देश के आम व्यक्ति के जनमानस के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। साथियों, देश और दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये महामारी कोई पहली बार नहीं आई है, इसका नाम बदला है, रूप बदला है, स्वरूप बदला है। इससे पहले जब महामारी कांग्रेस के जमाने में आई थी, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे अनेक महामारी आई है, लेकिन उस समय की स्थिति देख लीजिए कि उस समय की सरकारों ने अपनी असंवेदनशीलता के कारण वो कोई काम नहीं किए जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण हुआ। 1,70,000 करोड़ की जो गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, उसमें देश के 8 करोड़ जो
एलपीजी उज्ज्वला एलपीजी उपभोक्ता थे, उनको 6 महीने तक लगातार निःशुल्क एलपीजी देने का काम किया। 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल प्रत्येक परिवार को देने का काम किया। प्रधानमंत्री धन जन खाते में सभी को 500 रुपए तक 3 महीने तक देने का काम किया। जो हमारे समाज में दिव्यांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो महिला हैं, विधवा महिला हैं, सभी को 500 रुपए 6 महीने तक देने का काम किया। साथियों, इससे पता चलता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील प्रधानमंत्री, एक गरीब कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी की तरह जिस तरह काम किया है, दुनिया में उसको देखने को साथियों नहीं मिलता। साथियों, हम लोग गौरवशाली लोग हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे नेता का नेतृत्व हमको प्रदान है। साथियों, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, तो देश के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में सभी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, युवाओं को समर्पित रहेगी, इस देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित को समर्पित रहेगी। तो साथियों, आज हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 6 साल के कार्यकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित, अगड़ा पिछड़ा समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके उत्थान, कल्याण और विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित न किया हो, अपने जीवन को खपाया ना हो, अपने जीवन का पल पल, अपने जीवन का क्षण क्षण उन्होंने देश और समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का काम किया है। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग गौरवशाली हैं कि ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले 6 सालों में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक काम किए हैं। 1952 में जब जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, जिन उद्देश्यों के लिए भारतीय जनसंघ की शुरुआत की गई और भारतीय जनता पार्टी तक की राजनीतिक यात्रा की गई, चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इन सभी कार्यों को किया है, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी। धारा 370 समाप्त होने से जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ आतंकवाद समाप्त हो रहा है, आतंकवाद पे काबू पाया जा रहा है, वहीं पर आम गरीब को वहां पर उसका हिस्सा मिल रहा है। लोग हम लोगों को ताने कसते थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन साथियों, हमने तिथि भी बनाया और बताया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी वहां पर किया। साथियों, मैं बातें बहुत सारी कहना चाहता था, समय की मर्यादा है, फिर कभी अवसर मिलेगा मैं आपके बीच में आऊंगा और आपसे अपनी बात भी कहूंगा, अपनी संवाद भी रखूंगा। मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया गया है, साथियों, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे चाइना को करारा जवाब दिया गया है। जिस तरह पूर्ववर्ती सरकारों के कारण पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर चाइना का कब्जा हो गया था। साथियों, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। होली हमारा, रंग उनका, दीपावली हमारा, देवी देवता उनके, ये किन के कारणों से हुआ है? ये अगर हुआ है तो पूर्ववर्ती सरकारों के नीति के कारण हुआ है।
उनके नियति के कारण हुआ है, क्योंकि उनकी नियति कभी भी नहीं थी कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने। लेकिन हमको संपूर्ण विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इस भारत के आन बान शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा। पिछले कुछ विगत समय में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे दुनिया का कोई भी मंच हो, वहां पर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने जवाब दिया है, जो हमने उनको जवाब दिया है, उनको स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के सम्मान में, भारत के स्वाभिमान से कोई समझौता हम करने वाले नहीं हैं। देश की आन और बान और शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको हम करारा जवाब देंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो। इसलिए साथियों, आज पहली कार्यकारिणी में आपका स्वागत करते हुए, आपको बधाई देते हुए और इस बात का विश्वास दिलाते हुए, इस बात का आपको भरोसा दिलवाते हुए कि आप जिस तरह से पहली कार्यकारिणी में आप आए हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में हम समाज के अंतिम पायदान के बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करेंगे, क्योंकि हमारी स्थापना, हमारी सोच, हमारे महापुरुषों ने समाज के अंतिम पायदान के उत्थान, विकास और कल्याण के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जैसा विश्व लोकप्रिय नेता, माननीय अमित भाई शाह जैसा संगठनकर्ता, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जैसे हमारे पास कुशल नेतृत्व है। तो हमको विश्वास रखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में इस देश को उस गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा तक ले जाएंगे जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। भारत माता की जय।